सफर की हद है वहां तक कि कुछ निशान रहे, चले चलो जहां तक ये आसमान रहे। और ये क्या कि बढ़ाए कदम और आ गई मंजिल। अरे मजा तो तब है जब पैरों में कुछ थकान रहे। हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प एकेडमी में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आ गया हूं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का ऐसा चैप्टर जिसका सभी बच्चे इंतजार करते हैं, जिसको कमजोर छात्रों का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है पास करने के लिए। मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक नियामक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, ये ऐसा चैप्टर है ना जिसको क्लास 10th के मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट होते हैं सभी इंतजार करते हैं बेसब्री से कि कब मेरा निर्देशांक ज्यामिति स्टार्ट हो जाए, शुरू हो जाए। क्यों? क्योंकि बहुत ही आसानी से समझ आने वाला टॉपिक है, चैप्टर है। ठीक है, तो आज ये जो वीडियो है इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। इसमें हम लोग निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण चीजों के बारे में विस्तार से जानेंगे। ऐसे जान लेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जो भी वीडियो देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड और जो भी क्वेश्चन मैं बनाऊंगा वो सभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या है कि यदि हम क्वेश्चन वाली वीडियोस को मिस कर दें तो 1 मिनट के लिए चलेगा भी। क्यों? क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन जो है रिलेटेड होता है, उसी टाइप का होता है। लेकिन यदि आपने किसी भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा और डायरेक्ट क्वेश्चन बनाने पहुंच गए तो आपसे वो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि उसके बारे में आपको पता ही नहीं है कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, यहाँ पर क्या करना है, किस प्रकार करना है। ठीक है, तो प्लीज शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। हम लोग नियामक ज्यामिति के सभी फॉर्मूलाज और सभी बेसिक चीजों को बेहतरीन ढंग से कवर करेंगे और इस तरह से कवर करेंगे कि ये बोर्ड एग्जामिनेशन में हम लोग के लिए इतना हेल्पफुल साबित होगा कि 10-12 नंबर आसानी से आपको बढ़ा देगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जब हम लोग नियामक ज्यामिति पढ़ रहे हैं तो हमें ग्राफ के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। वैसे तो आपने 2-4 रैखिक समीकरण में इसे पढ़ा है और क्लास 6 में भी संख्या रेखा के बारे में कौन नहीं जानता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, एक रेखा ऐसी होती है जिसको हम सोई हुई कह सकते हैं। इस रेखा को हम लोग कहते हैं क्षैतिज। क्या कहते हैं? क्षैतिज। ठीक है, क्षैतिज रेखा जो सोई हुई होगी उसे हम लोग क्षैतिज कहेंगे। ठीक है, दूसरी एक रेखा होती है जो खड़ी होती है और इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर। ठीक है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। ठीक है, एक रेखा ऐसी होगी, एक रेखा सीधी सी होगी। इस रेखा को हम लोग क्षैतिज कहेंगे, ऊपर वाले को ऊर्ध्वाधर कहेंगे। ठीक है, उसके बाद जान लीजिए कि क्षैतिज जो रेखा है उसके इस साइड में आपको x लिखना है और इधर लिखना है x डैश। ठीक है, ऊपर लिखना है आपको y और नीचे लिखना है आपको y डैश। इस x का मतलब है कि ये x निर्देशांक है, वो भी प्लस में है। और इस x डैश का मतलब है कि इधर भी x अक्ष ही है किंतु डैश यानी कि माइनस यानी कि ऋणात्मक होगा। ठीक है, ऊपर y धनात्मक और नीचे y डैश यानी कि ऋणात्मक होगा। और जहां ये दोनों टकरा रहे हैं ना, जहां पर ये दोनों टकरा रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं एक दूसरे को, उसे हम लोग कहेंगे मूल बिंदु। क्या कहेंगे? मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक याद रखिएगा 0 0 होता है। क्या होता है? 0 0। ठीक है, मूल बिंदु उसका निर्देशांक कितना होता है? 0 0। ठीक है, अब हम लोग यदि इधर की ओर जाएं तो आप प्लस में जाएंगे 1 2 3 4 5 6। इधर आएंगे -1 क्योंकि डैश इसलिए ऋणात्मक होगा, -2 -3 -4 -5 -6 -7 एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, सबसे पहले बात आप एक जान लीजिए क्या कि आप लोग जब इसको बनाएंगे तो स्केल की मदद से बनाएंगे। वैसे तो इसको ग्राफ कॉपी बनाया जाता है ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। ग्राफ कॉपी बनाइएगा तो आपका पहले से वहां पर जो रेखाएं होती है खिंची हुई होती है, इसलिए उसमें गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, और अगर आप कॉपी भी बना रहे हैं तो स्केल की सहायता से बनाए। हाथ से बिल्कुल ना बनाए। बोर्ड पर बनाने के कारण मुझे हाथ से बनाना पड़ रहा है, बट आप हाथ से ना बनाए, स्केल से बनाए। और सभी दूरियां जो है ना बराबर ले, तभी आपको सही आंसर मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या सर यहाँ पर 7 यहाँ पर 7 यहाँ पर 7 और 7 बस हम लोग 7 तक ही रुक जाएंगे क्या? इससे आगे नहीं जा सकते हैं? नहीं, देख लीजिए ये जो तीर चिन्ह है ना, तीर चिन्ह, इसका मतलब ही क्या होता है? इसका मतलब होता है किरण इसकी आपको जितना मर्जी यहाँ आगे लेकर जा सकते हैं। 8 9 10 जितना ज्यादा आप लेकर मन हो आपको लेकर जा सकते हैं।
ठीक इसी तरह इस तीर चिन्ह का मतलब आगे आप जितना मन में जा सकते हैं, इस तीर चिन्ह का मतलब ऊपर आप जितना जा सकते हैं, और इस तीर चिन्ह का मतलब आपको जितना नीचे जाना है वहां पर जा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये तीर है, आपको जितने की आवश्यकता हो उतना ही बनाए, अंत में ये तीर चिन्ह जरूर दीजिएगा। इसका मतलब है कि आप इसको जहां तक ले जाना हो लेकर के जा सकते हैं। निर्देशांक ज्यामिति जो है इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, क्यों होता है? ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति का जो इस्तेमाल है वह किसी भी चीज को निर्देशित करने, संकेतित करने, यानी कि उसको दर्शाने के लिए किया जाता है। मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ रखी हुई हो, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे एक्स के ऋणात्मक अक्ष में की तरफ से 4 और वाई की तरफ से 5। ठीक है, ये कहां पर है? तो एक्स की तरफ 4 से -4 पे है और वाई की तरफ से 5 पर है। इसका यानी निर्देशांक हो गया -4 और 5, यानी यह वस्तु यहीं पर है। इसको निर्देशित करने, दिखाने के लिए, लोकेट करने के लिए निर्देशांक ज्यामिति का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब कुछ हम लोग बेसिक चीजें जानेंगे। इसी क्षैतिज रेखा को हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष, या इसे ही भुज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? भुज के नाम से। ऊपर अगर आप देख रहे हैं ऊर्ध्वाधर, इसी ऊर्ध्वाधर को हम लोग वाई अक्ष के नाम से जानते हैं, और यही वाई अक्ष कोटि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद कर लें आप एकदम बेहतर ढंग से, ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्षैतिज को एक्स अक्ष और भुज कहते हैं, ऊर्ध्वाधर को वाई अक्ष और कोटि कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग अगर ध्यान दें तो एक बात ध्यान देने वाली बात है कि इन दोनों रेखाओं से 4 कमरों का निर्माण हुआ है। कितने कमरों का निर्माण हुआ है? 4। आप साफ साफ देख पा रहे होंगे, 1 2 3 और 4, यहाँ 4 कमरे का निर्माण हुआ है। और इसी चारों कमरे को हम लोग अपने गणित की भाषा में, नियामक ज्यामिति की भाषा में चतुर्थांश बोलते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहा जाता है। क्या कहते हैं? चतुर्थांश। इसी चतुर्थांश का एक और नाम है जिसे हम लोग कहते हैं पाद। चतुर्थांश या पाद। हर चीज की अपनी एक भाषा होती है। आपने अक्सर पंडित जी को पानी मंगाते वक्त जल कहते सुना होगा। वो जब चावल मंगाते हैं तो वो चावल नहीं बोलते, बोलते अच्छत, है ना? रहता सेम चीज है लेकिन उसको क्या बोलते हैं? अच्छत। पानी को बोलते हैं जल, है ना? इसका मतलब क्या है कि वहां पर जो पूजा की बात होती है वहां का भाषा अलग हुआ। उसी तरह गणित की भाषा भी एक अलग होती है। इस कमरे को चतुर्थांश या पाद कहा जाता है। चतुर्थांश का मतलब क्या होता है? चतुर्थ जो अंश, मतलब चौथा हिस्सा। इसमें 4 हिस्से हैं, उसमें से एक हिस्सा चतुर्थांश। इसी का दूसरा नाम क्या है? पाद। हम लोग इसको क्या क्या नाम देंगे? पहला है इसीलिए प्रथम चतुर्थांश, दूसरा है इसीलिए द्वितीय चतुर्थांश, तीसरा है इसीलिए तृतीय चतुर्थांश, और चौथा है इसीलिए चतुर्थ चतुर्थांश, इसे हम कहेंगे। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, क्लियर यहां तक? अब हम लोग थोड़ा इसमें जानने वाले हैं क्या? इसके चिन्ह। क्या जानेंगे? इसके चिन्ह। अगर आप जरा ध्यान दें तो पहले एक बात जान लीजिए, उसके बाद ध्यान दीजिएगा क्या कि निर्देशांक ज्यामिति में जो नियामक लिखा जाता है, नियामक हमेशा पहले x फिर y, मतलब पहले आपको x लिखना है, उसके बाद आपको y लिखना है। यानी कि जो नियामक हो जाएगा आपका, नियामक जो हो जाएगा वो हो जाएगा xy। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पहले वो y लिख देते हैं, बाद में x लिखते हैं, जो कि सरासर गलत है। कुछ भी हो जाए, पहले आपको x लिखना है, उसके बाद y लिखना है। अगर आप पहले y और बाद में x लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक ना? उदाहरण के लिए मैं अगर बता दूं, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आप जॉइंट फैमिली के बारे में जरूर जानते होंगे, जहां दादाजी, पापा और चाचा वगैरह सब साथ में रहते हैं। अगर आपके घर में दादाजी जिंदा है और वो काम करने वाले हैं या नहीं भी है, फिर भी शादी का कोई कार्ड हो या कुछ भी हो, वो आपके दादाजी के नाम से ही आएगा, आपके पापा के नाम से नहीं आएगा, है ना? मैं मानते हैं कि सारा काम आपके पिताजी करते होंगे, बट कार्ड जो है या कोई आपके घर के जो सबसे बड़े गार्जियन जो होंगे वो आपके दादाजी होंगे, कार्ड वगैरह भी दादाजी के नाम पर आएगा। ठीक उसी तरह यहाँ याद रखिएगा, पहली बार जो नाम लिखा जाएगा वह x का लिखा जाएगा, उसके बाद ही y का होगा। यानी पहले आपको x फिर y लिखना है। किसी भी हाल में आप पहली y और उसके बाद x को नहीं लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात जानने वाली क्या है, सभी का हम लोग चिन्ह जान लेते हैं। इस कमरे का निर्माण किन 2 दीवारों से मिलकर बना है? ये वाला दीवार और ये वाला दीवार। जरा मुझे बताइए, ये x पहले को लिखाएगा, x लिखाएगा। इस दीवार का जो x है वह धनात्मक है कि ऋणात्मक है? बिल्कुल धनात्मक है, यानी प्लस में। ठीक है, ऊपर यदि आप जा रहे हैं इस दीवार में, ये y वाली दीवार है, इसमें बताइए ये प्लस में है कि माइनस में है? ये भी प्लस में है। इसका मतलब प्रथम चतुर्थांश का जो चिन्ह है वह हो गया प्लस और प्लस। क्या हो गया?
प्लस और प्लस। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं इसमें। आइए देखिए, ये वाला कमरा किस किस से मिलकर बना है, इस रेखा से और इस रेखा से। ये रेखा x है इसलिए पहले लिखेंगे जो कि माइनस में है, ऋणात्मक। उसके बाद इस रेखा को लिखेंगे जो कि प्लस में है यानी प्लस, यानी दूसरे चतुर्थांश का जो चिन्ह है वह क्या हो गया, माइनस और प्लस। इसी तरह तीसरे चतुर्थांश में यदि आप आते हैं तो आपको, आप देखिएगा ये है और ये है, पहले x माइनस फिर y माइनस, माइनस माइनस। तृतीय चतुर्थांश का चिन्ह क्या हो गया, माइनस और माइनस। चौथे चतुर्थांश में यदि आप आएंगे तो पहले x यानी आपका प्लस है और फिर y यानी कि माइनस है। ठीक है, मार्कर थोड़ा अच्छे से काम नहीं कर रहा है, हम लोग मार्कर चेंज करेंगे। अब ये मार्कर थोड़ा बेहतर ढंग से कार्य कर रहा है। आपने देखा क्या, प्रथम चतुर्थांश का जो चिन्ह है वह प्लस प्लस निकला, द्वितीय चतुर्थांश का जो चिन्ह है वह आपका माइनस प्लस निकला, तीसरा का जो है वह माइनस माइनस और चौथा का प्लस माइनस निकला। ठीक है, आप इसको बेहतर ढंग से याद कर ले। सर इसका इस्तेमाल कहां पे किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव में। आपसे पूछ लिया जाएगा प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आपको सिलेक्ट करना होगा प्लस प्लस। तृतीय चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है, माइनस माइनस। ठीक है, इसी से और एक क्वेश्चन आएंगे, क्या आएंगे कि बताइए 5 और 4 किस चतुर्थांश में स्थित है। आप देखेंगे 5 और 4, अब आप खोजने लगेंगे भाई 5 और 4 कहाँ है, ग्राफ बनाना होगा क्या, पता नहीं। ऐसा नहीं करना है, आपको चिन्ह देखना है। जिस संख्या के आगे कोई चिन्ह ना हो वह हमेशा प्लस में होता है, पता है आप लोग को। जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं रहे वह क्या चिन्ह रहता है, प्लस में, यानी 5 प्लस में है, 4 के भी आगे कुछ नहीं, ये भी प्लस में है। प्लस और प्लस कहाँ है, प्रथम चतुर्थांश में। किस चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश। आपको याद रखिएगा, आपको संख्या से कोई मतलब नहीं है, चिन्ह से मतलब है। चिन्ह से मतलब ये किस चतुर्थांश में हो गया, प्रथम चतुर्थांश में। मान लीजिए पूछ लिया जाए कि 3 और -9, बताइए ये किस चतुर्थांश में है। बस आप देखेंगे कि चिन्ह क्या है, 3 के आगे कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस और माइनस जो है वह आ जाएगा आपके चौथे में। ये किसका हो गया, ये चौथे का हो गया। मान लीजिए अगर पूछ लिया जाए 8 -8 और -7, ये कहां पर है, तो ये हो जाएगा बाबू तीसरे में। ठीक है, तो इस तरह से इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, बट आप समझ लीजिए चिन्ह देखना है और चतुर्थांश बताना है, कंफर्म रहेगा 1 नंबर। ठीक है, दूसरी बात क्या है, इसी में आपका भुज और कोटि पूछा जाता है कि बताएं भुज क्या है और कोटि क्या है। देख लीजिए, दिया जाएगा आपको, पूछ लिया जाएगा 8 और 4 का भुज क्या है। याद रखिएगा, पहले x लिखा जाता है और फिर y लिखा जाता है। x का ही नाम भुज है और y का ही नाम कोटि है ना। x का नाम भुज है और y का नाम कोटि है। इस हिसाब से पहले वाला x हुआ, बाद वाला y हुआ। आपको जब भी पूछा जाए कि बताइए इसका भुज क्या है तो 8, कोटि क्या है तो 4। अब मुझे बताइए इसका कोटि क्या है, बाद वाला यानी कि 8, भुज क्या है 4, बताते चलिए। इसका भुज क्या है 3, कोटि 8, भुज 4, कोटि 8। समझ चुके होंगे आप लोग, पहले वाला भुज बाद वाला कोटि, पहले वाला भुज बाद वाला कोटि। ठीक है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0। अब थोड़ा हम लोग रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद फॉर्मूला को देखेंगे और उसको वीडियो को एंड करेंगे। देखते हैं सबसे पहले एक सोई हुई रेखा, दूसरी खड़ी रेखा। सोई हुई रेखा को हम लोग क्षैतिज बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं और भुज बोलते हैं। एक्स अक्ष, क्षैतिज, भुज या सोई हुई रेखा। खड़ी रेखा को ऊर्ध्वाधर कहा जाता है, वाई अक्ष कहा जाता है, कोटि कहा जाता है। ये इधर x x डैश y y डैश, x का मतलब प्लस, x डैश का मतलब माइनस, y का मतलब प्लस और y डैश का मतलब माइनस। 4 कमरे बन रहे हैं, कमरों को चतुर्थांश या पाद कहा जाता है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। चिन्ह चारों के हैं, पहले का है प्लस प्लस, दूसरे का माइनस प्लस, तीसरे का माइनस माइनस और चौथे का प्लस माइनस। पहले x लिखेंगे, बाद में y लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं हम लोग फॉर्मूला पे। इतना आपका हो गया बेस, जो आपको निर्देशांक ज्यामिति के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जरूरी थे। अब हम लोग चलते हैं कि इस चैप्टर में फॉर्मूला कौन कौन लगने वाला है। आपको पता होगा मैथ का कोई सा भी चैप्टर हो उसमें 1-2 फॉर्मूला तो जरूर आते हैं। बिना फॉर्मूला के मैथ के बारे में सोचना भी एक हिसाब से पाप ही होगा। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग जान लेते हैं कौन कौन सा फॉर्मूला है इसमें यूज होने वाला। इसमें कुल 5 फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। पहला दूरी सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र, विभाजन सूत्र, त्रिभुज का केंद्र, अंतः केंद्र का सूत्र और त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। ठीक है, बस यही है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे के बारे में जानते हैं। दूरी सूत्र जो है, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो सारे फॉर्मूला को लिख के अच्छे ढंग से रट लीजिएगा। बिना फॉर्मूला के मैथ का क्वेश्चन बनाने चलिएगा, कभी नहीं बनेगा। ठीक है, फॉर्मूला याद होना चाहिए।
x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और ये पूरा रूट में रहेगा। इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका दूरी सूत्र का। दूसरा सूत्र देखेंगे, मध्य बिंदु क्या है, x1 प्लस x2 बट्टा 2 y1 प्लस y2 बट्टा 2। तीसरा है mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, या my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। चौथा त्रिभुज का केंद्र का x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा 3। अंतः केंद्र का सूत्र है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बट्टा a प्लस b प्लस c, और उसी तरह ay1 by2 प्लस cy3 बट्टा a प्लस b प्लस c। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x, थोड़ा सा इसको दूर करके लिखना होगा, ये थोड़ा ज्यादा इधर आ गया, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, यही 5 फॉर्मूला आते हैं जो कि निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में इसके यूज को जानेंगे। पहले आप इस फॉर्मूला को जान लीजिए, याद कर लीजिए। x1 माइनस x2 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर पूरा रूट में, x1 प्लस x2 बट्टा 2 y1 प्लस y2 बट्टा 2। मध्य बिंदु सूत्र mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n, my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ax1 bx2 cx3 बट्टा a प्लस b प्लस c, ay1 by2 cy3 बट्टा a प्लस b प्लस c, और ये वाला 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 ब्रैकेट में। ठीक है, सारे फॉर्मूलाज आप लोग को सुनने में बहुत ज्यादा टफ लग रहे होंगे, लेकिन इसका यूज इतना सिंपल है, इतना हल्का है ना कि मैं बता नहीं सकता। बस आगे आने वाली वीडियो का इंतजार कीजिए फॉर्मूला याद करने के बाद। एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा, सर त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुनी आधार गुनी ऊंचाई, या हीरोन के सूत्र से निकाल के लगा सकते हैं। ठीक है, बट मैं आपको बताता चलूं कि यदि आपको त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई ना पता हो, आपको नियामक दिए गए जैसे 3 4 5 2 और 3 3, तो आप कैसे निकालिएगा इसका क्षेत्रफल, तब आपको इसका एरिया निकालने के लिए इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करना होगा। कौन सा, ये वाला। इसीलिए 5 फॉर्मूला को लिख के मैं उम्मीद करूंगा कि मेरी नेक्स्ट वीडियो आने से पहले आप सारे फॉर्मूलाज को बेहतर ढंग से याद कर चुके होंगे और उसके 1-2 प्रैक्टिस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर चुके होंगे। आगे आने वाली वीडियोस में मैं 5 फॉर्मूला से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को निकाल करके सॉल्व करके आप सभी के सामने लाऊंगा, जो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि हमारे इस वीडियो में नियामक ज्यामिति से रिलेटेड आप सभी के पूरे डाउट कंप्लीट हो चुके हैं और आगे आने वाले क्वेश्चंस में अब आप गलती नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने बोर्ड एस्पिरेंट्स दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हर रेगुलर अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।